A warm welcome to everyone on Shruti Tech by Kapil. आज क्लास 11th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट कोड 065 का जो चैप्टर नंबर 1 है कंप्यूटर सिस्टम्स, इसके बारे में एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम ये पूरा जो चैप्टर है वो डिटेल में पढ़ेंगे। और जो भी क्लास 10th से क्लास 11th में एज ए आईपी ऑप्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस एज ए सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हैं, उन्हें ये सब्जेक्ट ऑप्ट क्यों करना चाहिए इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। देखिए, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा, मतलब एक अलग प्रकार की कॉन्फिडेंस आप में आएगा अगर आप ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस चूज़ करते हैं। ये तो सभी बोलते हैं कि जो आने वाला एरा है वो कंप्यूटर्स का है, तो हमें इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करना चाहिए। बट चलिए शुरू करते हैं कि आखिर इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस होता क्या है। देखिए, इंफॉर्मेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ अ सिस्टम, एक सिस्टम की स्टडी करना जो सिस्टम हमें ये बताता है कि डेटा गैदर कैसे करना है, डेटा को स्टोर कैसे करना है और डेटा को रिट्रीव कैसे करना है। तो इसकी स्टडी ही कहलाती है इंफॉर्मेटिक्स। बहुत सारे बच्चों को फुल फॉर्म भी शायद वो गलत इस्तेमाल करते हैं, तो इसका असली फुल फॉर्म, जो करेक्ट फुल फॉर्म है, वो है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। तो आई थिंक मैंने बता दिया है कि इंफॉर्मेटिक्स क्या होता है। एक थॉट के साथ मैं शुरुआत करना चाहूँगा अपने इस चैप्टर की। द स्प्रेड ऑफ कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट विल पुट जॉब्स इन टू कैटेगरीज। मतलब आगे आने वाले समय में जो ये कंप्यूटर हैं, स्प्रेड ऑफ कंप्यूटर्स हैं, या जो एआई है समझ लीजिए आप, वो जॉब्स को या दुनिया को कह लीजिए दो भागों में विभाजित कर देंगे। दो साइड्स हो जाएंगी। कौन सी होंगी वो? पीपल हु टेल कंप्यूटर व्हाट टू डू, एक वो लोग होंगे जो कंप्यूटर को बताएंगे कि कंप्यूटर को क्या करना है। एंड पीपल हु आर टोल्ड बाय द कंप्यूटर व्हाट टू डू, और कुछ लोग वो होंगे जो जिन्हें कंप्यूटर बताएगा कि उन्हें क्या करना है। तो अब जो 10th के बाद जब आपकी स्ट्रीम चेंज होती है, तो आप किस कैटेगरी में रहना चाहोगे? उस कैटेगरी में जिसमें कंप्यूटर आपको बता रहा है कि आपको क्या करना है। जैसे आजकल स्मार्टफोन सबके पास होते हैं, तो हम स्मार्टफोन के हिसाब से चलने लगे हैं, रील्स देखते हैं, घंटों निकल जाते हैं। जब या बल्कि आप उस कैटेगरी में रहना चाहते हैं जहाँ पर आप कंप्यूटर को बताएंगे कि उसे क्या करना है। तो चूज द स्ट्रीम आईपी, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, सो यू कैन स्टैंड इन द सेकेंड कैटेगरी, दैट आप बता पाएँ कि कंप्यूटर को क्या करना है। ओके, सो इस अच्छे विषय के साथ शुरू करते हैं इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का चैप्टर नंबर 1, कंप्यूटर सिस्टम्स। सो द फर्स्ट थिंग वी शुड नो इज व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है? ठीक है, वैसे हमने बचपन में काफ़ी डेफिनेशंस पढ़ी होंगी कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो टास्क को इजी करता है, पर एक 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, देखते हैं। So a computer is an electronic device. First of all, it is an electronic device that can be programmed, जिसे प्रोग्राम्ड किया जा सके, to accept data, process it and generate result, that is output. अब यहाँ दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सेकंड, इट इज़ प्रोग्रामेबल, और इट कैन बी प्रोग्राम्ड, प्रोग्राम्ड किया जा सकता है। प्रोग्राम्ड किया जा सकता है मतलब हम कुछ इंस्ट्रक्शंस इसे दे सकते हैं, लिखकर इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, जिन इंस्ट्रक्शन को ये फॉलो करेगा। ठीक है, तो हमने अगर प्रोग्राम की डेफिनेशन देखूं मैं, तो यही होगी कि इट इज़ अ रिटन स्टेटमेंट्स गिवन टू द कंप्यूटर, और एक रिटन स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कंप्यूटर को किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करवाने के लिए देते हैं, इसे हम प्रोग्राम बोलेंगे। अब ये जो प्रोग्राम होगा वो क्या क्या कर सकता है? वो एक्सेप्ट करता है डेटा को एज ए इनपुट, उनके ऊपर प्रोसेस करता है और जनरेट करता है अ डिजायर्ड आउटपुट, जो हमें आउटपुट चाहिए होता है। तो आई थिंक फॉर द क्लास 11th दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन फॉर अ कंप्यूटर। चलिए, अब ये तो पढ़ लिया हमने कि कंप्यूटर क्या होता है, बट
देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सिस्टम। ओके, तो व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम नाउ? तो देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। अ कंप्यूटर along with additional hardware and software together is called a computer system। मतलब एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर के साथ एडिशनल हार्डवेयर जुड़ जाए या सॉफ्टवेयर्स जुड़ जाए, ठीक है, तो वो जो बाद में जो बनेगा कंप्यूटर के साथ जोड़ने के बाद, हार्डवेयर को या सॉफ्टवेयर को जोड़ने के बाद जो बनता है वो बनता है कंप्यूटर सिस्टम। अ कंप्यूटर सिस्टम प्राइमरली कंप्राइजेस ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंदर एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, मेमोरी होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं एंड इस आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए और स्टोरेज डिवाइसेस हो गए। तो दिस आर द फ्यू आप कह सकते हैं कि डिवाइसेस हैं जो अगर मैं कंप्यूटर के साथ अटैच कर देता हूं तो इट इज कॉल्ड अ कंप्यूटर सिस्टम। All these components function together as a single unit to deliver the desired output। अब ये जितने भी मैंने कंपोनेंट आपको गिनाए अभी, ये सब एक साथ काम करते हैं। Why? To give a desired output। इनका काम ये होता है कि जो भी यूजर का डिजायर्ड आउटपुट है उसे वो कंप्लीट कर सके, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ब्लॉक डायग्राम को देखना कि आखिर एक कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम होता कैसे है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है, जो ब्लॉक हम बनाएंगे कंप्यूटर सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम में, वो होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। कि एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। उस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ही आप कंसीडर कर सकते हैं मेमोरी यूनिट को, दैट इज प्राइमरी मेमोरी, देन सीयू दैट इज control unit, and ALU that is arithmetic logic unit। इसके अलावा इनपुट डिवाइसेस आते हैं जो कि आपके सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। देन एक आउटपुट डिवाइसेस आते हैं जो डिजायर्ड आउटपुट देते हैं। उसके अलावा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी होते हैं, ठीक है। और ये सारे कंपोनेंट एक यू कैन डायरेक्शनल एरोज से कनेक्ट होते हैं जो कि डेटा फ्लो को बताते हैं। किसको बताते हैं? डेटा फ्लो। इन कंपोनेंट्स के बीच में डेटा या इंस्ट्रक्शंस का जो फ्लो हो रहा है उसको बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि हर कंपोनेंट करता क्या है। चलिए, जो फर्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज सीपीयू। सीपीयू is the electronic circuitry of a computer that carries out the actual processing। तो CPU क्या होता है? एक सर्किटरी है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है, ठीक है। वायर का आप कह सकते हैं, पूरे वायर से बना हुआ चीज़ है जो कंप्यूटर में जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, एक्चुअल में जो प्रोसेसिंग करता है वो इसी से होती है, CPU से होती है, ठीक है। ये एक विजुअल डायग्राम है CPU का जो आप कंप्यूटर में नज़र आता है, ठीक है। इसको अगर हम या ऊपर से अगर थोड़ा सा खोल के देखें तो इस तरह का नजर आएगा जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। देन सीपीयू कैन बी प्लेस्ड ऑन वन और मोर माइक्रोचिप्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो ये जो सीपीयू है वो माउंट होता है, ठीक है, किसके ऊपर? आईसीज के ऊपर, जिन्हें हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। द सीपीयू इज गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा थ्रू प्रोग्राम्स। अब सीपीयू को काम करना है, एक्चुअल प्रोसेसिंग कौन करता है? सीपीयू करता है, बट सीपीयू को डेटा और इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, वो दोनों ही देने पड़ते हैं ताकि वो उनके ऊपर काम कर सके। और ये कौन देता है? वी कैन गिव दिस थिंग्स टू सीपीयू थ्रू प्रोग्राम्स, ठीक है। जहाँ हमने कंप्यूटर की जब डेफिनेशन बोली थी तो उसमें पढ़ा ही था, प्रोग्रामेबल होता है वो। तो हमें प्रोग्राम्स के थ्रू इंस्ट्रक्शंस और डेटा किसको प्रोवाइड करवाना पड़ता है? सीपीयू को। ओके, द सीपीयू देन फेचेस द प्रोग्राम एंड डेटा फ्रॉम द मेमोरी। मेमोरी से ये फेच करता है प्रोग्राम और डेटा को, ठीक है, एंड परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन एंड स्टोर द रिजल्ट बैक टू द मेमोरी। मतलब इसको जो डेटा चाहिए और उन डेटा के ऊपर परफॉर्मेंस करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस चाहिए वो फैच करता है, उनके ऊपर वो परफॉर्मेंस वो
परफॉर्म करता है उसे, प्रोसेस करता है उसे, और जो भी आउटपुट निकलता है उस प्रोसेस का, उसे वापस से वो रिजल्ट के रूप में कहाँ रख देता है, मेमोरी के अंदर स्टोर कर देता है। सो दिस इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज आल्सो कॉमनली कॉल्ड प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर। तो अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो आपके टीचर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रोसेसर क्या होता है या फिर माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। ठीक है, तो ये भी सीपीयू ही है, इनको अलग नाम से पुकारा जाता है। चलिए सेकंड जो पार्ट था हमारा वो देख लेते हैं, मेमोरी यूनिट, दिस इज एमयू और प्राइमरी मेमोरी। While processing, the CPU stores the data as well as instruction in its local memory called registers। देखिए, जब भी सीपीयू प्रोसेस करेगा तो उसको जो प्रोसेस करने वाला डेटा है वो पहले तो सेकेंडरी मेमोरी से उठा के लाता है वो, बट उसको रखना पड़ेगा प्रोसेस करने के लिए, वो जगह चाहिए जहाँ पर वो प्रोसेस कर सके उस डेटा के ऊपर। ठीक है, तो वो जो पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ पर फैच किया हुआ डेटा रखा जाता है ताकि उसको एग्जीक्यूट किया जा सके, उसके ऊपर कुछ चीज़ परफॉर्म की जा सके, तो वो होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो इसको मैं शॉर्ट में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं या डेटा होता है उसको एक लोकल मेमोरी में रखा जाता है जिन्हें रजिस्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रजिस्टर्स। इस तरह के दिखते हैं वो, जो आपको विजुअल में दिख रहे हैं। रजिस्टर्स आर पार्ट ऑफ द सीपीयू चिप, ओके, एंड दे आर लिमिटेड इन साइज एंड नंबर्स। तो रजिस्टर्स जो होते हैं वो एक पार्ट होते हैं सीपीयू चिप के, और उनके नंबर्स लिमिटेड होते हैं, साइज लिमिटेड होती है। आपको पता ही होगा जैसे रैम है, ठीक है, तो रैम लिमिटेड होती है, एक्सेस में नहीं। हमारे भी जो कंप्यूटर्स हम खरीद के लाते हैं तो 4 GB 2 GB 4 GB 8 GB इस तरह की रैम होती है। ओके, नेक्स्ट दूसरा जो पार्ट है इसका वो है कंट्रोल यूनिट, सीयू। सीयू क्या करता है? तो सीयू कंट्रोल्स द सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन, interprets instructions and guide data flow through the computer's memory, ALU and input और आउटपुट डिवाइसेस। मतलब कंट्रोल यूनिट क्या करता है, जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनका एग्जीक्यूशन किस सीक्वेंस में होगा, ठीक है, वो डिसाइड करता है। ओके, इंस्ट्रक्शंस हो या डेटा हो, उन सबको गाइड करता है कि किस तरह से आपको एग्जीक्यूट होना है, किस सीक्वेंस में आपको एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। ये विजुअलाइजेशन एक मैंने आपको निकाला है आपके लिए, इस तरह का सेंट्रल कंट्रोल यूनिट होता है। देन आता है अपना अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। देखिए इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें फुल फॉर्म जो होता है इसका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, तो इसको कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं, तो ये गलत होता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका सही प्रोनाउंसिएशन आप कह सकते हैं होता है। ठीक है, ALU perform all the arithmetic and logical operations that need to be done as per the instructions in a program। ठीक है, तो आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं या प्रोसेसेस होती हैं जिसमें कैलकुलेशन इंक्लूड होता है और लॉजिकल रीजनिंग जहाँ पर होती है, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग यस नो तरह के चीज़ें होती हैं, तो इनको करने के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट काम आती है जिसे हम ALU कहते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये इस तरह से कुछ दिखती हैं कंप्यूटर के अंदर एज अ हार्डवेयर। ठीक है, सो दिस इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इनपुट डिवाइसेस, सो व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस? ऑब्वियसली हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर को के अंदर इनपुट डेटा को इनपुट करने में काम आते हैं। बट 11th क्लास के लेवल पर हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे? देखिए, डिवाइसेस through which control signals sent to a computer are termed as devices और input devices। क्या कर रहे हैं हम? कंट्रोल सिग्नल भेज रहे हैं। ठीक है, इनपुट के डेटा अंदर डाला जाता है, वो डिवाइसेस जिसके थ्रू डेटा को अंदर फीड किया जाता है, नहीं, ये डेटा भी क्या है, कंट्रोल सिग्नल्स ही हैं। ठीक है, तो वो डिवाइसेस जिसके थ्रू हम कंट्रोल सिग्नल्स को सेंड कर पाएँ किसके अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर, ऐसे डिवाइसेस को हम क्या बोलेंगे? इनपुट डिवाइसेस।
Now this devices converts the input data into digital form that is acceptable by the computer system. अब देखिए, कंप्यूटर जो होता है वो डिजिटल डिवाइस होता है, हमें पता है। तो जो भी डेटा हम यहाँ से कंप्यूटर के अंदर भेजना चाहते हैं, जो कंट्रोल सिग्नल्स हम भेज रहे हैं, वो ऑब्वियसली डिजिटल में नहीं होंगे। तो ये जो जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, तो जैसे मैंने कीबोर्ड से ए प्रेस किया, ठीक है, तो एज वो जो ए प्रेस किया है मैंने, वो ए के रूप में नहीं जाएगा, वो डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर को, क्योंकि कंप्यूटर को डिजिटल भाषा ही समझ में आती है, तो उसको कन्वर्ट करेगा, उस ए को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करके वो भेजेगा आगे, ठीक है। तो कन्वर्जन का काम भी इनपुट डिवाइसेस करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। डेटा एंटर्ड थ्रू इनपुट डिवाइसेस इज टेम्परली स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी, आल्सो कॉल्ड रैम ऑफ द कंप्यूटर। तो जो भी डेटा आप इनपुट में डालते हैं, इनपुट करते हैं, वो रैम में स्टोर होता है, ठीक है, और फिर आगे प्रोसेस होती है उसमें। सम एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, etc. These are the examples of input devices. आपके लिए एक पिक्चर भी लेके आया हूँ मैं, तो इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, वेबकैम इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है। अगर स्मार्ट बोर्ड हो आपके क्लासेस में तो आप देख सकते हैं कि जो सर इनपुट करने के लिए, कुछ लिखने के लिए काम में लेते हैं, वो पर्टिकुलर एक पेन होता है जिसे हम लाइट पेन कहते हैं, ठीक है। दिस ऑल आर इनपुट डिवाइसेस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ब्लॉक डायग्राम, दैट इज आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? डिवाइस दैट रिसीव्स डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिस्प्ले फिजिकल प्रोडक्शन इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। वह डिवाइसेस जो कंप्यूटर से डेटा रिसीव करते हैं, किसके लिए? या तो डिस्प्ले करने के लिए, शो करने के लिए, या फिर जो भी डेटा कंप्यूटर के अंदर है उसकी एक हार्ड कॉपी बनाने के लिए, फिजिकल कॉपी बनाने के लिए। जैसे प्रिंटर, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट अंदर होता है उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं अपन, और उसको अगर प्रिंट कर दूं मैं तो उसे मैं क्या बोलूँगा? हार्ड कॉपी। तो अगर मैं फिजिकल कॉपी बनाना चाहता हूँ किसी भी सॉफ्ट कॉपी को, तो मैं आउटपुट डिवाइस का यूज़ करूँगा, और उस आउटपुट डिवाइस को क्या बोलूँगा मैं? प्रिंटर, ठीक है। तो दिस आर द devices. It converts digital information into human understandable form. Obviously input device क्या कर रहे थे? जो ह्यूमन समझ सकता है वैसी चीज़ को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे थे, ऑब्वियसली। देन जो आउटपुट डिवाइसेस है वो क्या करेंगे? जो भी डिजिटल इंफॉर्मेशन है उसको कन्वर्ट करेंगे जिसे ह्यूमन समझ सके, अंडरस्टैंडेबल हो, ओके। चलिए, फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन्स, speakers, printers, this all are output devices. A braille display monitor is used for a visually challenged person to understand the textual output generated by the computers. अब देखिए, अब कुछ ब्रेल मॉनिटर्स बनाए गए हैं, ऐसे मॉनिटर्स बनाए गए हैं जिनको छू कर, महसूस कर कर जो लोग जिन्हें जो देख नहीं सकते, वह भी जो डिजिटल आउटपुट आ रहा है उसे महसूस करके समझ सकते हैं कि कंप्यूटर क्या आउटपुट दे रहा है। तो इस तरह के कंप्यूटर्स जो बने हैं जिससे जो देख नहीं सकते हैं उनको भी समझ में आएगा कि आखिर कंप्यूटर आउटपुट या जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो आउटपुट क्या दे रहा है। इस तरह के मॉनिटर्स को ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर्स कहा जाता है, ठीक है। अ प्रिंटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस टू गेट आउटपुट इन फिजिकल फॉर्म, और इसी को क्या बोला जाता है? हार्ड कॉपी, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया है आप लोगों से, ओके। चलिए, दिस आर द फ्यू आउटपुट डिवाइसेस। सो CRT मॉनिटर्स, पहले जो मॉनिटर्स आते थे देखे होंगे हमने, पहले जो टीवी आती थी बल्कि होती थी बैक साइड से, ठीक है। TFT मॉनिटर्स हैं, लेज़र प्रिंटर्स हैं, इंकजेट प्रिंटर्स हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, प्लॉटर्स हैं, मल्टीमीडिया projectors. So these are the output devices, okay. Now some of the devices which comes in both the categories, which come in both the categories, that is input and output common
डिवाइसेस, ऐसे डिवाइसेस भी होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं, इनपुट में और आउटपुट में, उन्हें देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो जो बोथ, ये जैसे कि ग्रीन साइड में आपको लिखा हुआ मिलेगा वर्चुअल रियलिटी, वीआर जो होते हैं, ठीक है, जैसे आजकल वो गूगल की तरह पहनकर जो वर्चुअल रियलिटीज़ गेम खेलते हैं, ठीक है, तो वो दोनों प्रकार के होते हैं, इनपुट डिवाइसेस भी हैं, आउटपुट, क्योंकि आप उसमें गेम खेल रहे होते हैं तो अपनी तरफ से भी कुछ इनपुट डाल रहे होते हैं, प्लस आपको कुछ दिख भी रहा होता है, तो आउटपुट डिवाइसेस भी हैं। यूएसबी मेमोरी ड्राइव्स जो होती हैं, ठीक है, उसमें हम डेटा इंसर्ट भी करते हैं और उससे डेटा कॉपी भी कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं किसी दूसरे ड्राइव में, तो ये भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। टच स्क्रीन डिवाइसेस, टच स्क्रीन डिवाइसेस जितनी भी हो सकती हैं, ठीक है, जैसे आपके सर लिख रहे हैं, तो जब लिख रहे हैं उस पैनल के ऊपर, ठीक है, डिजिटल पैनल के ऊपर, तो कुछ इनपुट दे रहे हैं लिख कर, बट एट द सेम टाइम वो आपको भी दिख रहा है, तो वो आउटपुट की तरह काम भी कर रहा है। ठीक है, फैक्स मशीन, ऑब्वियसली एक तरफ से फैक्स आप इनपुट करोगे तो दूसरी तरफ फैक्स मशीन उसका आउटपुट निकाल देगी। ठीक है, डिजिटल कैमरा, सेम, डिजिटल कैमरे से कुछ पिक्चर्स आप कैप्चर कर रहे हो और उन्हीं डिजिटल कैमरा के थ्रू आप उसको वापस देख भी रहे हो। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस भी हो गया वो। ओके, सीडीज एंड डीवीडीज आर आल्सो इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। ओके, तो आई थिंक क्लियर होगा। तो ये कुछ कॉमन डिवाइसेस होते हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मे भी आप सर लोग आपसे पूछ सकते हैं डिफरेंस आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। ओके, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, अब प्रिंटर्स देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में अगर आ ही गए हैं तो कि कितने प्रकार के प्रिंटर्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आते हैं। ठीक है, सो देर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स अवेलेबल इन मार्केट। ओके, तो वो कौन से होते हैं? फर्स्ट इज इंकजेट, लेजर जेट एंड डॉट मैट्रिक्स। तो बेसिकली दिस आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ प्रिंटर। ओके, फर्स्ट देखते हैं अपन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो कैसे होते हैं, तो उनकी एक छोटी सी समरी मैंने लिख दी है यहाँ पर जो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आर अ टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट करता है वो, दैट प्रिंट्स यूजिंग अ फिक्स्ड नंबर ऑफ पिंस और वायर्स एंड टिपिकली यूज अ print head that moves back and forth or in a up and down motion on the page and prints by impact, sticking an ink soaked cloth ribbon against the paper। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एक इंक में भीगा हुआ रिबन रहता है, ठीक है, उसके ऊपर इम्पैक्ट किया जाता है और उसके इम्पैक्ट के प्रभाव से पेपर के ऊपर कुछ इंक चली जाती है और प्रिंट हो जाती है। तो ये जो इम्पैक्ट करके जो इंक को आपके पेपर पर डाला जा रहा है, इसीलिए इसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक अगर इसको लिख लेंगे तो इजीली डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंक जेट। एन इंकजेट प्रिंटर इज अ कंप्यूटर पेरिफेरियल that produces hard copy of a text document or a photo by spraying। अब इंक जेट, जेट का मतलब स्प्रे कर रहा हो कुछ, ठीक है, इसीलिए स्प्रे करके, जैसे वहां पर इम्पैक्ट करके किया जा रहा था, इंक को इम्पैक्ट करवाया जा रहा था, यहाँ पर स्प्रे किया जा रहा है, बस ये डिफरेंस है। ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक, दैट इज स्प्रेइंग ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन टू पेपर। A typical inkjet printer can produce a color printing copies with a resolution of 1200 multiplied by 1440 dpi। ओके, डॉट पर इंच, तो इतने डॉट पर इंच पर वो काम कर सकता है कलर प्रिंटर की तरह। ठीक है, दिस इज द इंकजेट प्रिंटर। नाउ लेजर, लेजर प्रिंटर कैसे काम करता है? अ लेजर प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट यूजेज अ लेजर बीम। ठीक है, पहले हम इम्पैक्ट कर रहे थे, फिर इंक जेट की तरह स्प्रे कर रहे थे, नाउ लेजर के थ्रू, लाइट के थ्रू हम कुछ प्रिंट करना चाहते हैं। तो अ लेजर प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट यूजेस लेजर बीम टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड graphics on paper। It works by using a combination of electrostatic charged toners and a heated fuse to transfer the toners onto the पेपर। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का यूज करते हैं इसमें, ठीक है, जिसको वो एक टोनर की तरह काम करता है, एंड अ हीटेड फ्यूज
लेज़र होता है जिस पर ट्रांसफ़र किया जाता है स्टोनर के थ्रू, लेज़र डालकर जो भी आपको प्रिंट करवाना है वो उस तरफ लेज़र के थ्रू इम्पैक्ट करवा दिया जाता है। ठीक है, सो दिस आर द लेज़र प्रिंटर्स। तो डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट एंड लेज़र प्रिंटर्स। नाउ 3D प्रिंटर्स भी आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। तो 3D प्रिंटर्स से क्या होता है, आजकल स्मार्ट होम्स बन रहे हैं जो 3D प्रिंटर के थ्रू बनाए जा रहे हैं। तो 3D प्रिंटर्स होते क्या हैं? 3D प्रिंटर्स इज यूज टू बिल्ड फिजिकल रिप्लिका of a digital 3D design. These printers are being used in manufacturing industries to create prototypes of products. Their usage is also being explored in the medical field, particularly for developing the body organs. तो मतलब ये जो प्रिंटर्स हैं इसमें एक रिप्लिका बनाया जाता है पहले, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर 3D रिप्लिका ऑफ एनी प्रोडक्ट, और फिर उस रिप्लिका को देखकर जो प्रिंटर मशीन होती है वो हूबहू फिजिकल 3D मॉडल उसका बना देता है। ठीक है, चलिए एक वीडियो देखते हैं। लेट्स वॉच अ वीडियो जो हमको और ठीक से समझाएगा कि होता क्या है। जैसे ये 3D प्रिंटर चल रहा है, हमने ट्रॉफी बनाने की कोशिश की है और उस ट्रॉफी को रख दिया, तो ऊपर ये प्रिंटर इस ट्रॉफी को बना रहा है। ठीक है, तो ये हमने 3D प्रिंटर्स देखा था। नाउ इवेल्युएशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स किस तरह से इवॉल्व हुए, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके 11th का, क्लास 11th का, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो हम इसे एक टाइमलाइन के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से एक के बाद एक कंप्यूटर इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, सो द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस इज शोन थ्रू अ टाइमलाइन। ये एक टाइमलाइन आ गई है आपके सामने। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो हुआ था 1500 BC, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट जिसे बोला जाता है। अबेकस कंप्यूटिंग is attributed to the invention of abacus almost 3000 years ago. It was a mechanical device capable of doing simple arithmetic calculation only. तो अगर abacus के बारे में पूछ लिया जाए तो these are the few lines which is I think enough to describe abacus. अब abacus होता क्या, एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैकेनिकल डिवाइस होता था, लकड़ी के एक फ्रेम का, जिसके अंदर मोतियाँ, बहुत सारे मोती होते थे जिनको हम ऊपर नीचे मूव करके कैलकुलेशंस परफॉर्म करते थे, जो से आज से लगभग 3 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। देन आइए 1642 में पास्कलाइन ब्लैस पास्कल इन्वेंटेड अ मैकेनिकल कैलकुलेटर नॉन एज पास्कल कैलकुलेटर और पास्कलाइन टू डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 numbers directly and multiplying and division through repeated addition and subtraction। ठीक है, तो पास्कलाइन मशीन बनाई गई थी इस समय 1642 के आसपास, जिसमें क्या होता था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया जा सकता था। और आपको पता ही है हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर सकते हैं यूजिंग यू कैन से रिपीटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से। ठीक है, तो ये चीज़ें दोनों मतलब चारों चीज़ें परफॉर्म हो सकती थी इससे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन थ्रू रिपीटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को कर सकते थे अपन। ठीक है, नेक्स्ट 1834 पे आ जाइए आप। यहाँ पर आता है एनालिटिकल इंजन, जो चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन। ठीक है, अ मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस फॉर इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड डिस्प्ले द आउटपुट। मतलब ये एक तरह से प्रोटोटाइप हो गया है आज मॉडर्न के लिए। इसमें क्या हो सकता था, इसमें डेटा इनपुट कर सकते थे आप, प्रोसेस कर सकते थे आप, स्टोर कर सकते थे डेटा को, प्लस डिस्प्ले भी होता था जो भी रिजल्ट आता था वो, तो विच इज कंसीडर टू फॉर्म द बेसिस ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। मतलब इन्हें इसमें सारी चीज़ें हो रही थी। ठीक है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट प्लस स्टोरेज। ठीक है, किसमें हो रहा था ये एनालिटिकल इंजन? किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज में, फादर ऑफ कंप्यूटर जिन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट इज 1890 टेबुलेटिंग मशीन, हार्मन
Hollerith design a tabulating machine for summarizing the data stored on the punch card. यहाँ पर डेटा को, मतलब इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पंच कार्ड यूज़ किए जाते थे डेटा को स्टोर करने के लिए, और उन्हीं पंच कार्ड से डेटा को फेच करके हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे, ठीक है। सो इट इज़ कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रामिंग। अब डेटा हम पंच कार्ड के ऊपर ले रहे हैं, मतलब एक तरह से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 1890 में पहली बार एक तरह से प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई थी, ठीक है। 1937 ट्यूरिंग मशीन्स। The Turing machine's concept was a general purpose programmable machine that was capable to solve any problem by executing the program stored on the punch card। मतलब उससे एक, पहले हमने डेटा स्टोर किया पंच कार्ड पर, अब उस डेटा को फैच करके मैं प्रोग्रामेबल तरीके से उसका यूज़ कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ प्रोग्राम को, ठीक है। सो एग्जीक्यूशन द प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन द पंच कार्ड, पंच कार्ड पे जो स्टोर था उस डेटा को फैच करके मैं प्रोग्रामेबल मशीन्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इन 1937। आगे चलते हैं 1945। 1945 में EDVAC और ENIAC जॉन वैन न्यूमन introduced the concept of stored program computer which was capable of storing data as well as program in the memory। मतलब पहले ऐसे कंप्यूटर्स बने जिसमें प्रोग्राम को हम स्टोर कर सकते हैं, प्लस स्टोर करने के बाद वो केपेबल थे कि जो भी प्रोग्राम स्टोर हो चुका है उनको मेमोरी के अंदर रख सकें, दैट इज प्रोग्राम इन द मेमोरी। हम मेमोरी के अंदर स्टोर, पंच कार्ड पे स्टोर होते पहले, अब मेमोरी का कॉन्सेप्ट आया है जिसके अंदर हम डेटा और प्रोग्राम को रख पा रहे हैं। द एडवेक एंड द एनएक्सी बोल सकते हैं, ANIAC कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो प्रोग्राम को स्टोर करना है मेमोरी में और उसको एग्जीक्यूट करना है, यू कैन से वो मेमोरी में स्टोरेज की बात हो रही है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन 1947 में। ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स आर रिप्लेस्ड बाय द ट्रांजिस्टर्स डेवलप्ड बाय द बेल लैब्स यूजिंग सेमीकंडक्टर मशीन। अब ये वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, पर आप ये समझ लीजिए कि जो वैक्यूम ट्यूब्स थी वो रिप्लेस कर दी गई थी ट्रांजिस्टर्स से। कब की गई थी, 1947 में। नेक्स्ट है 1970 integrated circuits। and integrated circuits IC is silicon chip which contain entire electronic circuit on a very small area। the size of the computer has drastically reduced because of ICs। तो 1970 के आसपास जो ट्रांजिस्टर्स थे, आप कह सकते हैं वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अंदर आने लगे थे, तो जो हमारे कंप्यूटर की साइज थी वो बहुत ज़्यादा छोटी हो चुकी थी ड्यू टू ICs, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई थिंक ये वीडियो हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पर। नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आता हूँ आपके लिए जिसमें हम आगे की डिटेल में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब श्रुति टेक बाय कपिल फॉर मोर सच वीडियोस। आप इनकी NCERT नोट्स बना सकते हैं और ये बिल्कुल NCERT नोट्स ही हैं, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।